और प्रधानमंत्री जी उसी के साथ में बैठकर झूला झूलते हैं, तो वो देश के गद्दार हैं, वो देश के टेररिस्ट हैं, ना कि देश का किसान टेररिस्ट है। 470 ईयर कुछ नहीं था इस देश के अंदर, सिर्फ एक चाय की दुकान थी जिस पर प्रधानमंत्री जी चाय बेचा करते थे। इनके गुरु हैं MS गोवलकर। MS गोवलकर ने अपनी पुस्तक के अंदर लिखा है वी आर नेशनहुड के अंदर, उसमें उन्होंने लिखा है 146वें पृष्ठ के ऊपर कि देश की 95% जनता को गरीब कर दो अगर आपको उनके ऊपर हुकूमत करनी है। जनसोच में आपका स्वागत है। आज हम फिर आए हैं गाज़ीपुर बॉर्डर पर, यहाँ की ग्राउंड रिपोर्ट जानने के लिए कि यहाँ पर चल क्या रहा है, किसानों की मांग क्या है। क्योंकि सरकार कह रही है हम संशोधन करने के लिए तैयार हैं, लेकिन किसान कह रहे हैं कि हम इस बिल को वापस ही करवा कर जाएंगे घर। तो हमें यहाँ पर मिले हैं लॉ के स्टूडेंट हैं मोहित शर्मा, अपने भाषण यानी कि अपनी स्पीच के लिए जाने जाते हैं ये। तो हम उनसे बात करते हैं कि वो अपने इन कानूनों पर क्या विचार रखते हैं। मोहित जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे जनसोच चैनल में। जी बहुत बहुत धन्यवाद आपका जी। 3 कानून जो आए हैं सरकार लेकर आई है, तो इनके बारे में आपको क्या कहना है? देखिए, जो तीनों कानून हैं ये तीनों कानून पूर्ण रूप से फ्लॉप हैं। देश के किसान के लिए जो 3 कानून लाई है सरकार, पूर्ण रूप से फ्लॉप हैं। अगर ये फ्लॉप नहीं होते तो देश की सरकार, देश के प्रधानमंत्री जी जिस तरीके से कह रहे थे कि ये जो बिल है गंगा से भी साफ़ है, तो इसमें संशोधन करने के लिए गवर्नमेंट जो है वो एग्री नहीं होती। अगर गवर्नमेंट संशोधन करने के लिए एग्री हुई है तो कहीं ना कहीं कोई ना कोई मिस्टेक है। तो मेरा मानना ये है कि इसमें कहीं ना कहीं कोई ना कोई मिस्टेक नहीं, पूरे का पूरे ये तीनों कानून पूर्ण रूप से फ्लॉप हैं और पूरे फ्लॉप कानूनों को, इन तीनों को वापस ले लेना चाहिए गवर्नमेंट को। सरकार तो ये कह रही है कि मतलब सरकार, किसान हमारे हमसे आने के बात करें खुले मन से, सरकार बात करने के लिए तैयार है। इसमें हम कुछ सुधार कर सकते हैं कि सुधार से मान जाएंगे ये लोग? देखिए, किसान ने पहली बात करने के लिए मना नहीं करा है। प्रधानमंत्री जी को, देश के गृह मंत्री जी को खुला उनके लिए मंच है। वो जब मर्जी आइए, जो उनको PM कार्यालय से पास पड़े, चाहे वो सिंधु बॉर्डर हो, टीकरी बॉर्डर हो, गाज़ीपुर बॉर्डर हो, देश का किसान, देश का अन्नदाता, देश का पालनहार उनका स्वागत करता है। आप आइए और देश के किसान से जन संवाद करिए, ना कि वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के ज़रिए आप किन किसानों से बात कर लेते हैं वो पता नहीं चलता। तो जिस तरीके से आप चुनावी प्रचार करने के लिए जगह जगह पहुँच जाते हैं, देश के किसान से जनसंवाद करने के लिए पहुँचिए। हाल ही में अभी नरेंद्र मोदी जी द्वारा 18,000 करोड़ रुपए किसानों के खाते में दिए गए हैं। 18,000 करोड़ रुपए से किसानों के आंदोलन पर कुछ असर पड़ेगा? देखिए, वो मेरे को तो पता नहीं वो 18,000 करोड़ रुपए कहाँ थे, कैसे थे और कहाँ आए और कहाँ गए, मुझे नहीं पता। लेकिन फ़िलहाल मैं ये जानता हूँ कि वो जो 20,000 करोड़ का चूरन था मोदी जी, वो तो अभी समाप्त भी नहीं हुआ। और ये नया 18,000 करोड़ का चूरन जो आपने दे दिया, इतना एहसान मत करिए देश की जनता पर, इतना भी चूरन मत दीजिए कि देश की जनता को दस्त लग जाए। कि 45 ईयर्स में अनएम्प्लॉयमेंट जो है वो सबसे ज़्यादा हो चुकी है मोदी सरकार के राज में। सबसे ज़्यादा सरहद पे 2019 के अंदर देश के जवान शहीद हुए हैं। सबसे ज़्यादा बहन बेटियों के साथ में बलात्कार हुआ है तो मोदी सरकार के राज में। और यंगस्टर्स जितने भी हैं वो एजुकेशन को ही लेके बात करते हैं बेस्ट, क्योंकि नई जो शिक्षा प्रणाली आई है, आपने देखा कि नई शिक्षा प्रणाली के तहत बहुत कुछ देश के इतिहास के साथ छेड़खानी हो रही है। और जितने भी यंगस्टर्स हैं उन्हों की मांग यही है कि जिस तरीके से आप लगातार हर चीज़ खोल रहे हैं, हर चीज़ को ओपन किया जा रहा है, तो यंगस्टर्स की मांग भी यही है कि आप कॉलेज को रीओपन करें, कॉलेजेस खोलें, स्कूल खोलें। क्योंकि आप ये देखिए कि देश के अंदर ऐसे भी बच्चे हैं जिनको बोर्ड्स पे बात समझ में नहीं आती, तो वो लोग ऑनलाइन क्लासेस में क्या समझेंगे। दूसरा, ऑनलाइन क्लासेस का इफेक्ट जो है वो देश के एजुकेशन के बच्चों के ऊपर बहुत ज़्यादा पड़ रहा है। जो देश के बच्चे हैं, आपने देखा ऑनलाइन क्लासेस लेते हुए कुछ ऐसे गलत तरीके के नोटिफिकेशन आ जाते हैं कि आप बच्चों को क्या सेटिस्फाई करेंगे कि वो नोटिफिकेशन का मीन क्या है। तो इसलिए जो ऑनलाइन क्लासेस है इसको बैन किया जाना चाहिए और जल्द से जल्द स्कूल और कॉलेजेस को रीओपन किया जाना चाहिए। योगी सरकार गायों का मुद्दा ज़्यादातर उठाती है जी, ठीक है, हालांकि पूरी बीजेपी उठाती है, लेकिन आज उत्तर प्रदेश के अंदर गायों की हालत ऐसी हो गई कि 2020 जनवरी से उनके जो पालक हैं, जो गायों की देखरेख कर रहे हैं जी, उनको जनवरी से अब तक का फंड नहीं दिया गया है। और वो वहाँ की जो प्रधान है वो अपने ही फंड से उनको पाल रहे हैं, क्योंकि सरकार ने कहा था कि 30 रुपये एक गाय को पर डे मिलेगा, लेकिन आज उनको नहीं मिल रहा है, जो कि उन्होंने कहा था कि 25 दिसंबर को हम इनको रिलीज़ कर देंगे। तो आप उसके बारे में क्या कहना चाहेंगे? देखिए, जिस तरीके से आपने कहा कि जो गांव के प्रधान हैं वो देश की गाय को पाल रहे हैं, तो सबसे पहली बात तो कि गाय जो है वो हमारे देश की माँ है, हर एक व्यक्ति की माँ है। गऊ को माता कहा जाता है और हमारे हिंदू धर्म में गाय को पूजा भी जाता है। तो जो प्रधान लोग हैं, पहले तो उन लोगों को दिल से सैल्यूट कि वो देश की गाय का, देश के पशु का पेट भरने में लगे हुए हैं। लेकिन वो लोग जो गाय के नाम पर राजनीति करते हैं, गौ माता के नाम पर राजनीति करते हैं, खासकर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ उर्फ अजय सिंह बिष्ट, या फिर उनको अगर शॉर्ट शब्दों में कहा जाए तो नाम बदलने वाले व्यक्ति, वो ऐसे व्यक्ति हैं कि उनसे अगर किसान को लेकर कहा जाए तो शायद
दैट्स माय ओपिनियन कि देश के जो सीएम हैं, यूपी के जो सीएम हैं योगी आदित्यनाथ, वो यही कहेंगे कि अगर किसान ठंड से परेशान है तो वो किसान के लिए सिर्फ इतना ही कर सकते हैं कि किसान के लिए दिसंबर का नाम बदलकर वो मई या जून रख दें। वही देश के किसान के लिए योगी आदित्यनाथ कर सकते हैं, वही उनको परफेक्ट लगता है। बाकी मुझे नहीं लगता कि वो कुछ कर पाएंगे, क्योंकि जो व्यक्ति गाँव के नाम पर राजनीति करता है और उनका पेट नहीं भर सकता, तो वो मेरे ख्याल से सिर्फ सीएम जो है वो अपनी राजनीति के लिए ही और चंद अपनी राजनीति करने के खातिर देश की जनता को परेशान कर रहा है। दूसरी बात, जो इनके गुरु हैं सावरकर, उसने गऊ को लेकर क्या लिखा है, उसने अपनी पुस्तक के अंदर गऊ को लेकर लिखा है कि वो माँ जो अपने मल मूत्र से अपने ही बदन पे पूरा छिड़काव करती है, वो कभी माँ नहीं हो सकती। इन्होंने ऐसे शब्दों का इस्तेमाल गऊ के लिए किया है जो कि इनके गुरु हैं, योगी आदित्यनाथ जी के और पूरी भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस के गुरु हैं सावरकर, जिनकी आइडियोलॉजी को ये फॉलो करते हैं। दूसरी बात, इनके गुरु हैं एम एस गोवलकर। एम एस गोवलकर ने अपनी पुस्तक के अंदर लिखा है वी आर नेशनहुड के अंदर, उन्होंने लिखा है 146वें पृष्ठ के ऊपर कि देश की 95% जनता को गरीब कर दो अगर आपको उनके ऊपर हुकूमत करनी है। तो ये जो है पूरा फॉलो कर रहे हैं आइडियोलॉजी को, अंग्रेज़ों की आइडियोलॉजी को फॉलो कर रहे हैं, हिटलर्स की आइडियोलॉजी को फॉलो कर रहे हैं, और हिटलर और गोवलकर की आइडियोलॉजी को फॉलो करते हुए, उनके चरण कदमों पर चलते हुए आज देश की इकोनॉमी को लेकर, देश की जीडीपी को लेकर और देश को लेकर आज इन्होंने देश का बेड़ा गर्क कर दिया। आज देश का किसान सड़क पर है, बट देश के किसान का साथ देने की बजाय, देश के किसान को प्रेरित करने की बजाय उसको खालिस्तानी के नाम से, आतंकवादी के नाम से, टेररिस्ट के नाम से संबोधित किया जाता है। दैट्स नॉट अ फेयर। बट आपको मैं एक बात बताऊं कि देश का किसान वो है जो हर एक व्यक्ति का पेट भरता है, देश का पालनहार है, देश का तारनहार है। वो पालनहार, तारनहार जो हर किसी व्यक्ति का पेट भरता है, उसको इन शब्दों से शायद मेरे ख्याल से संबोधित नहीं किया जाना चाहिए, क्योंकि देश के प्रधानमंत्री जी को पूरा देश सुनता है, पूरा देश का विदेश तक सुनता है, इनके नेताओं को देश विदेश सुनता है। लेकिन ये इस तरीके के चंद नियमित शब्दों का प्रयोग कर, या कह सकते हैं कि गलत शब्दों का प्रयोग कर देश के किसान का जो अपमान कर रहे हैं, वो अपमान मेरे ख्याल से ठीक नहीं है। अभी कुछ दिन पहले देश के प्रधानमंत्री ने नए संसद का शिलान्यास किया है, ठीक। अब उनमें तकरीबन 20 से 25 हज़ार करोड़ रुपए की ज़रूरत है, मतलब लगेंगे। वो कहाँ से आएंगे, और क्या इस समय जब देश का किसान सड़कों पर है, बेरोजगारी इतनी नीचे जा चुकी है और देश की हालत है, भुखमरी की कगार पर हमारा देश है, तो क्या 20,000 या 25,000 करोड़ रुपए इस वक्त लगाना ठीक रहेगा? देखिए, अगर आप बीजेपी की सोच से देखते हैं, एज अ बीजेपी ओपिनियन, तो मैं आपको बताऊं ये कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, कोई परेशानी और कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। इन्होंने तो करोड़ों रुपए के अपने कार्यालय बनाए हैं, करोड़ों रुपए के कार्यालय बनाए हैं। प्रधानमंत्री जी ये साबित करना चाहते हैं कि आफ्टर 70 ईयर्स कुछ नहीं था इस देश के अंदर, बिफोर 70 ईयर कुछ नहीं था इस देश के अंदर, सिर्फ एक चाय की दुकान थी जिस पर प्रधानमंत्री जी चाय बेचा करते थे। आज देश के अंदर संसद भवन बनाने से बेहतर है कि देश के किसान को सोचा जाए कि उसको कैसे उठाया जाए। दूसरी बात, आप अगर करोड़ों रुपए संसद भवन बनाने पे खर्च कर सकते हैं, वो करोड़ों रुपए कुछ खर्च करने की ज़रूरत नहीं है। हमारे पास बेटर संसद भवन है। दूसरा, संसद भवन में करना क्या है, डिबेट ही तो होती है संसद भवन में। वो बेहतर संसद भवन बना हुआ है, तो बिना बात की करोड़ों रुपया खर्च कर देना अपने चंद उद्योगपतियों को, बिजनेसमैनों को फ़ायदा देने के लिए, या अपने चंद कंस्ट्रक्शन मैनों को फ़ायदा देने के लिए, उन्हें ठेका देने के लिए, तो दिस इज़ नॉट गुड। ये जो कानून है, आप भी जगह जगह जा रहे हैं, सिंघू बॉर्डर और राजस्थान, अन्ना हज़ारे से भी आप मिल करके आए हैं, ठीक है। तो क्या किसान, आपने जगह जगह किसानों से मुलाकात की, किसान इस बिल के बारे में क्या सोच रहे हैं? क्या इसको वापस लेने की सोच रहे हैं या इसमें करेक्शन करने की सोच रहे हैं? देखिए, देश का किसान जब तक इस बिल में संशोधन के लिए एग्री हो सकता था, जब तक देश की सरकार इसमें कह रही थी कि बिल में कोई गड़बड़ नहीं है। बट जब देश की सरकार एग्री हुई इस बिल को लेकर कि हम संशोधन करने के लिए रेडी हैं, तो तब देश का किसान पूर्ण रूप से समझ गया कि इस बिल में कहीं ना कोई गलती नहीं, ये पूरा का पूरा बिल ही गलत है। और देश के किसान की मांग सिर्फ यही है कि आप तीनों काले कानून को वापस लीजिए और हम वापस अपने घरों की ओर चले जाएंगे। लेकिन वापस लेने से किसानों की हालत जो पहले थी, क्योंकि देश के अंदर बेरोजगारों से ज़्यादा किसान आत्महत्या करता है जी, फिर भी किसानों की हालत तो फिर भी नहीं सुधरेगी। कुछ ऐसा, कुछ आपके पास कुछ प्लान या कुछ ऐसा सुझाव है जो बेटर हो सके किसानों की स्थिति? देखिए, देश के किसान की स्थिति सुधारने के लिए बहुत सारे प्लान्स हैं, बट ये कि अगर उन प्लान्स को फॉलो किया जाए तो डेफिनेटली देश के अंदर कोई भी किसान आत्महत्या नहीं करेगा, सुसाइड नहीं करेगा। बट देश की गवर्नमेंट तो इसको, और बंधुआ मजदूर, आपने एक कानून सुना होगा, आज से कई सौ साल पहले अंग्रेज इस कानून को लेकर आए थे जिसका नाम था गिरमिटिया एक्ट। गिरमिटिया मजदूर के तहत देश के मजदूर को जो एक
फॉर्म साइन करा लिया जाता था, उसको बंधुआ मजदूर बना दिया जाता था एक तरीके से। वही आप अगर एक्ट को संशोधन करें तो वही एक्ट ये पूर्ण रूप से इसके अंदर है। इसके तहत जो देश का किसान है वो अपने ही खेत के अंदर बंधुआ मजदूर बन के रह जाएगा। अगर कहा जाए कि चाहे आलू की कीमत बाज़ार में 10 रुपये हो चाहे 100 रुपये हो, लेकिन मिलना देश के किसान को वही 2 रुपये किलो ही है। तो चाहे देश के किसान को कितना भी महंगा बिके, वही देश के किसान को 2 रुपये मिलता है। दूसरी बात, फ्री में मिलने वाला पानी जब इस देश के अंदर मल्टीनेशनल कंपनी की नज़र में आता है तो वो उसको 10 रुपये लीटर 20 रुपये लीटर बेचने लगते हैं किनले और बिस्लरी के ज़रिए। तो सोचिए जब ये किसानों की मंडियाँ उनके हाथ लगेंगी तो जो आलू आपको और हमें 10 रुपये किलो 20 रुपये किलो मिलता है, वही आलू 200 रुपये किलो 300 रुपये किलो हो जाएगा और आप और हम मजबूरी में ख़रीदेंगे। तो हम जो फार्मर्स है उसकी कंडीशन को बेटर नहीं कर रहे हैं बल्कि और ख़राब करते जा रहे हैं। और जो भारत का इतिहास रहा है कि भारत एक कृषि प्रधान देश है, यहाँ पर हरित क्रांति भी होती है, यहाँ पर बहुत बार किसानों के प्रोटेस्ट भी हुए हैं, बहुत बड़े बड़े आंदोलन हुए हैं जिनके आगे जो गवर्नमेंट है वो नतमस्तक हुई है। और मुझे विश्वास है कि इस प्रोटेस्ट के आगे भी सरकार देश की नतमस्तक होगी और देश के किसानों से माफ़ी मांगेगी। लेकिन अब यहाँ तक तो मूवमेंट किसानों का सेफली चल रहा है, लेकिन कहीं कहीं सुनने को आया कहीं कोई पाकिस्तान के नारे लगा देता है, न जाने वो कौन लोग होंगे, ठीक। लेकिन अब आप इसको किस तरह से आगे चलाएंगे? देखिए, पहली बात तो मैं आपको एक बात बता दूं, इस देश का किसान अपनी घर वाली माँ से ज़्यादा प्रेम इस देश की माँ से करता है और बेहद प्रेम करता है। और इस प्रेम का प्रमाण देने की आवश्यकता ना उसे इस देश की सरकार को है और ना इस देश के नेता को है। दूसरी बात, इस देश का किसान भारत माता के नारे लगा सकता है, हिंदुस्तान जिंदाबाद के नारे लगा सकता है, लेकिन इस देश में रहकर पाकिस्तान के कभी नहीं लगा सकता। जो इस देश के अंदर रह के पाकिस्तान के नारे लगाता है वो देश विरोधी लोग हैं, वो भारत देश के लोग नहीं हो सकते। और आपको मैं एक बात बता दूँ, देश का किसान अपनी मातृभूमि के लिए नारे लगा सकता है, अपनी मातृभूमि के नाम के नारे लगा सकता है, लेकिन पाकिस्तान के नारे नहीं लगा सकता। वो नारे लगाने वाले देश विरोधी लोग हैं जो इस देश के किसान के आंदोलन को ख़राब करने का प्रयास कर रहे हैं। दूसरी बात, आपने दूसरा प्रश्न करा कि देश के किसान का नेक्स्ट पॉइंट क्या है, तो देश का किसान शांतिपूर्ण तरीके से अपनी बात को रख रहा है, संविधान और कानून के दायरे में रहते हुए शांतिपूर्ण तरीके से प्रोटेस्ट को जारी रखे हुए है। देश का किसान जब तक इस प्रोटेस्ट को जारी रखेगा और जब तक इसकी किसान की मांग पूरी नहीं होगी। अब तक आपने देखा देश के किसान इतने दिन रेल की पटरी पर रहे लेकिन किसी भी गाड़ी का एक शीशा तक नहीं तोड़ा गया, क्योंकि ये देश का किसान है, ये जानता है कि भारत की भूमि में अगर मैं कोई कष्ट पहुंचाऊंगा तो वो कष्ट मुझे पहुंचेगा। इसलिए देश का किसान अपनी मातृभूमि से बेहद प्रेम करता है और इस प्रेम का प्रमाण देने की आवश्यकता ना उसे इस देश की सरकार को है ना इस देश के नेता को देने की है। जो मीडिया खालिस्तानी, जी ठीक है, और आतंकवादी और जो बीजेपी के नेता कह रहे हैं दलाल हैं ये लोग, और ये लोग मतलब विपक्ष से फंडिंग है या पाकिस्तान से फंडिंग है, मतलब पाकिस्तान के पास खुद को बचाने के लिए पैसा नहीं है तो हमारे देश को क्या वो फंड कर सकता है, तो उसके बारे में आप क्या कहेंगे? देखिए, आप तो पाकिस्तान से फंडिंग की बात कर रहे हैं, लेकिन एक और जब देश के जवान इस देश की सरहद की रक्षा करते हैं, सरहद की हिफाजत करते हैं और सरहद की हिफाजत करते करते अपने इस सीने पर गोली खा लेते हैं, और दूसरी ओर देश के प्रधानमंत्री जी जो हमारे देश के सैनिकों को गोली मार रहा है उसी की बिरयानी खाते हैं, तो असल में देश के आतंकवादी और देशद्रोही वो लोग हैं जो हमारे देश के सैनिकों को गोली मारता है और वो उसी की बिरयानी खाते हैं। अगर असल में देशद्रोही हैं तो वो लोग हैं जो दूसरी ओर देश की हिफाजत करता है देश का सैनिक, और दूसरी ओर प्रधानमंत्री जी उसी के साथ में बैठकर झूला झूलते हैं, तो वो देश के गद्दार हैं, वो देश के टेररिस्ट हैं, ना कि देश का किसान टेररिस्ट है। बहुत बहुत धन्यवाद मोहित जी।